Dear student, a very good morning to all of you. Now we are going to discuss one another very important aspect of the BNSS, that is trial of summon cases by magistrate under chapter 21, section 274 to 282. In the last segment, we have already discussed the trial of the warrant cases. Now, in this video, we will discuss the trial of the summon cases. As we know very well that as per the summon cases, if you see the section 2x of the BNSS, which is clearly stated under the definition clause that summon case means a case relating to an offence एंड नॉट बीइंग ए वारंट केसेस, यानी कि कोई ऐसा ऑफेंस है जो वारंट केस के अंतर्गत नहीं आता है। ये डिफिनेशन बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर आप देखें तो यहाँ पर सेक्शन 2 जेड में क्लॉज लास्ट जो डिफिनेशन क्लॉज है 2 जेड, उसमें वारंट केसेस को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट किया गया है वारंट केस मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, imprisonment for life और imprisonment for a term exceeding 2 years। यानी कि वारंट केसेस के का तात्पर्य एक ऐसे ऑफेंस से है जिसमें डेथ पेनल्टी जिसमें कि डेथ पेनल्टी दिया जा सकता है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया सकता है या ऐसा या फिर 2 साल से अधिक का कारावास की सजा दी जा सकती है। यानी कि अदर बॉडी कैन से दैट अंडर द समन केसेस वी कैन डिफाइन द केसेस विच द पनिशमेंट ऑफ दैट ऑफेंस इज लेस देन 2 years। तो अगर आप वारंट और समन को अगर आप क्लियरली डिस्टिंग्विश करना चाहें तो समन केसेस एक ऐसे केसेस होते हैं जिसमें कि ऑफेंस जो है वो 2 साल से कम का पनिशेबल होता है। वो सारे केसेस समन केसेस के द्वारा ट्रायल किए जाते हैं और ऐसे तमाम ऑफेंसेस जो 2 साल से ज़्यादा के सजा या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी है, वो सारे केसेस जो है वो वारंट केसेस के अंतर्गत ट्रायल में किए जाते हैं। तो अब आप नाउ वी कंटिन्यू नाउ वी कैन डिस्कस इन डिटेल अबाउट द डिफरेंट सेक्शंस अंडर द समन केसेस। अंडर सेक्शन 274 which talks about the substance of the accusation to be stated when in a summon case the accused appear। जब भी कोई सी समन केसेस में accused जो है कोर्ट में अपीयर होता है और इज ब्रॉड बिफोर द मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस के द्वारा पकड़कर मजिस्ट्रेट को या मजिस्ट्रेट को के पास एक्यूज को जो है वो प्रेजेंट किया जाता है। द पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस ऑफ विच ही इज एक्यूज शैल बी स्टेटेड। उस ऑफेंस के बारे में जो उसने कमिट किया है उसके सामने स्टेटेड किया जाएगा, यानी मजिस्ट्रेट जो है उसके ऑफेंस को जो है वो उसको सुनाएगा कि कौन सा ऑफेंस उसके द्वारा किया गया है और उसने क्या किया है कि ये ऑफेंस के ऑफेंस के सब के अंतर्गत आ रहा है। एंड ही शैल बी आस्क्ड, और उससे पूछा जाएगा वेदर ही प्लीड गिल्टी, क्या वो अपना गिल्ट स्वीकार करता है या प्लीड गिल्ट करता है, और हैज एनी डिफेंस टू मेक, या फिर अपने डिफेंस पे कुछ कहना चाहता है। बट इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फॉर्म अ फॉर्मल चार्ज, लेकिन जरूरी नहीं है कि फॉर्मल चार्ज को फ्रेम किया जाए। ये सेक्शन 274 स्पष्ट रूप से कहता है। यानी कि जैसे ही जो भी एक्विजिशन एक्यूज पर लगाए जाते हैं और जो जिस व्यक्ति को पकड़कर कोर्ट में लाया जा रहा है और उसके ऊपर जो एक्विजिशन लगाया जा रहा है, तो ऐसे मामले में जो है मजिस्ट्रेट सबसे पहले जो है वो एक्विजिशन को पढ़कर सुनाएगा 274 के अंतर्गत और पूछा जाएगा कि क्या वो प्लीड गिल्ट जो है वो करता है या कि वो ट्रायल फेस करना चाहता है। अगर ये जरूरी नहीं कि फॉर्मल चार्ज जो है, जैसे वारंट केस में जरूरी है कि मजिस्ट्रेट जो है वो चार्ज फ्रेम करता है और चार्ज को पढ़ के सुनाता है। यहाँ पर चार्ज पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ पर्टिकुलर्स ऑफ द ऑफेंस जो है वो उसको पढ़कर बताएगा। अर्थात समन मामले में जो है यहाँ पर डिस्टिंग्विश है समन और वारंट के बीच में कि समन मामले में फॉर्मल चार्ज की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जबकि वारंट में बगैर चार्ज का ट्रायल शुरू नहीं होता है। प्रोवाइडेड दैट में कहा गया है कि इफ द मजिस्ट्रेट कंसीडर द एक्विजिशन इज ग्राउंडलेस, यानी कि जो पर्टिकुलर ऑफ द केस ऑफेंस जो है वो कोर्ट मजिस्ट्रेट उसे बता रहा है, मजिस्ट्रेट को लगता है कि जो एक्विजिशन लगाया गया है वो ग्राउंडलेस है, यानी कि कोई आधारहीन है, कोई आधार नहीं है। ही शैल आफ्टर रिकॉर्डिंग द रीजन इन राइटिंग, वो जो है रीजन को राइटिंग में रिकॉर्ड करके रिलीज द एक्यूज को रिलीज कर देगा
एंड सच रिलीज शैल हैव द इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज, और ऐसा रिलीज जो है उसका इफेक्ट जो होगा जैसे कि वो डिस्चार्ज माना जाएगा। यानी प्रोवाइडेड कार्ड में जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि एक्विजिशन जो लगाया गया है वो ग्राउंडलेस है, और तो ऐसी स्थिति में वो रीजन को रिकॉर्ड करके एक्यूज को रिलीज कर देगा, और ऐसा रिलीज जो है वो उसका इफेक्ट जो है वो डिस्चार्ज की तरह होगा। अब आइए सेक्शन 275 टॉक्स अबाउट द कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्ट। इफ द एक्यूज प्लीड गिल्टी, यानी ऊपर वाले में कहा गया है, ऊपर वाले क्लॉज में मजिस्ट्रेट उसे पूछेगा प्लीड गिल्ट के लिए, और नीचे वाले क्लॉज में कहा गया है कि अगर वो प्लीड गिल्ट स्वीकार करता है द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली, और उसके प्ली को रिकॉर्ड करेगा एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड यूज ऑफ द एक्यूज। जो एक्यूज जिस सेंटेंस में जिस वर्ड के द्वारा अपने प्लीड गिल्ट को स्वीकार करता है उसी वर्ड टू वर्ड यानी वर्बेटम उस चीज को लिखेगा, एंड में इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट हिम देयरऑन, यानी डिस्क्रिप्शन शब्द का प्रयोग किया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि प्लीड गिल्ट कर चुका है और उसे लगता है कि प्लीड गिल्ट के आधार पर उसे कन्विक्शन कर देना चाहिए तो कन्विक्शन कर भी सकता है। लेकिन हमने लास्ट वारंट केसेस में कहा था कि कोई जरूरी नहीं कि प्लीड गिल्ट करने के बाद मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट ही करे। मजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं वो कन्विक्शन उसके इंटरेस्ट में नहीं है, या अभी जो कन्विक्शन कर रहा है वो किसी दबाव में मजबूरी बस कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट को लगता है कि नेचुरल जस्टिस के आधार पर उसे उसके ट्रायल को चलाने के बाद ही उसको दोषी या एक्विटल किया जाएगा, तो ऐसी स्थिति में वो केसेस को प्रोसीड भी करता है। लेकिन सामान्यतः जो है मजिस्ट्रेट प्ली गिल्ट के आधार पर एक्यूज को जो है वो कन्विक्ट कर देता है। सेक्शन 276 टॉक्स अबाउट द कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट इन एब्सेंस ऑफ द एक्यूज इन पीटी केसेस। दोस्तों एक नेचुरल जस्टिस का एक समान सिद्धांत यह है कि जब भी कभी मजिस्ट्रेट के सामने कोई एक्यूज जाता है तो एक्यूज जो है कोर्ट में प्रेजेंट होगा तभी मजिस्ट्रेट उसको प्लीड गिल्ट करता है। बगैर अब कोर्ट में प्रेजेंट हुए एक्यूज को कभी भी प्लीड गिल्ट स्वीकार करने की इजाज़त नहीं दी जाती, यानी अब्सेंस में इन अब्सेंसिया जो है मजिस्ट्रेट उसको प्लीड गिल्ट करने की इजाज़त नहीं देता है। लेकिन यहाँ 276 इसका अपवाद है, यानी कि प्लीड ऑफ गिल्ट इन अब्सेंस ऑफ एक्यूज, यानी एक्यूज को अब्सेंस में भी प्लीड गिल्ट जो है मजिस्ट्रेट उसे स्वीकार कर लेगा। ये एक्सेप्शन जो है लेकिन 276 में कहा गया, लेकिन इस एक्सेप्शन का आधार जो है एक्सेप्शन का आधार पीटी केसेस, यानी पीटी केसेस में अगर एक्यूज कोर्ट में प्रेजेंट नहीं भी होता है तो भी प्ली गिल्ट के आधार पर जो है मजिस्ट्रेट उसको जो है वो प्रॉपर उसको कन्विक्ट करके जो है वो एक्यूज को जो है वो रिलीज कर सकता है। यहाँ पर बात की गई है वेयर अ समन हैज बीन इशूड अंडर सेक्शन 229, जहां पर कि 229 के अंतर्गत एक्यूज के अगेंस्ट समन इशू हो चुका है एंड एक्यूज डिजायर टू प्लीड गिल्टी, और एक्यूज जो है प्लीड गिल्ट जो है वो स्वीकार करता है टू द चार्ज विदाउट अपेयरिंग बिफोर द स्टेट, लेकिन वो कोर्ट में अपियर नहीं होना चाहता, यानी विदाउट अपियरिंग बिफोर द मजिस्ट्रेट एक्यूज डिजायर टू प्लीड गिल्टी, ही शैल ट्रांसमिट टू द मजिस्ट्रेट बाई पोस्ट और बाई द मैसेंजर, वो मजिस्ट्रेट को सबमिट कर देगा बाई पोस्ट के द्वारा या फिर बाई एनी मैसेंजर, कोई भी वकील या उसका कोई दोस्त या कोई भी जो कोर्ट में जाकर जो है अ लेटर कंटेनिंग हिज प्ली, एक लेटर देगा जिसमें कि वो प्ली गिल्ट स्वीकार करने का एक एक्सेप्ट करेगा उस लेटर में पहला, और एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ फाइन स्पेसिफाइड इन द समन, और इस समन में जो फाइन स्पेसिफाइड होगा कोर्ट के द्वारा उसे जो है वो जमा कर देगा। यानी दो चीजें वो मैसेंजर के द्वारा भिजवा सकता है, एक तो प्ली गिल्ट का जो है एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो उस लेटर में वो स्वीकार करेगा, एक लेटर देगा जिसमें वो प्ली गिल्ट स्वीकार करता है, और दूसरा वो अमाउंट भेजेगा जो अमाउंट कोर्ट ने जो है वो जमा करने का है कि यानी वो प्लीड गिल्ट स्वीकार करता है तो ये फाइन जो है वो कोर्ट में जमा कर दे। वो दोनों ही चीजें यानी प्लीड गिल्ट का लेटर प्लस एक अमाउंट जो है वो सेक्शन 276 के क्लास 1 में जो है बगैर प्रेजेंट हुए या तो पोस्ट के द्वारा या मैसेंजर के द्वारा वो भिजवा सकता है, पहला। दूसरा है द मजिस्ट्रेट में इन हिज डिस्क्रिप्शन, मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिप्शन के आधार पर कन्विक्ट द एक्यूज इन हिज अब्सेंस, एक्यूज को कन्विक्ट कर देगा उस लेटर ऑफ प्लीड गिल्ट के आधार पर, एंड सेंटेंस हिम टू पे द फाइन, और वो सेंटेंस देगा कि वो पे फाइन करे स्पेसिफाइड इन द समन, जो कि समन में स्पेसिफाइड किया गया है, एंड द अमाउंट ट्रांसमिटेड बाय द एक्यूज्ड, और जो एक्यूज ने जो
सेक्शन उपरोक्त सेक्शन 1 में जो अमाउंट जो है मजिस्ट्रेट को भेजा है, शैल बी एडजस्टेड टुवर्ड दैट फाइन, उस फाइन के अकॉर्डिंगली जो है एडजस्ट किया जाएगा। और वेयर एन एडवोकेट अथॉराइज्ड बाय द एक्यूज इन दिस बिहाफ, यहाँ पर एक्यूज खुद प्रेजेंट नहीं होता है बल्कि अपने एडवोकेट को प्रेजेंट होने के लिए कहता है एंड प्ली गिल्ट स्वीकार करने को कहता है। द मजिस्ट्रेट शैल रिकॉर्ड द प्ली एज नियरली एज पॉसिबल इन द वर्ड यूज्ड बाय द एडवोकेट एंड मे इन हिज डिस्क्रिप्शन कन्विक्ट द एक्यूज ऑन सच प्ली एंड सेंटेंस हिम एज अफॉर्सेड। दोस्तों 276 के क्लास 2 में दो बातें कही गई। एक, नंबर 1 कि जो क्लास 1 में जो मजिस्ट्रेट ने सम्मन भेजा है जिसमें कि ये कहा गया है कि अगर आप प्लीड गिल्ट स्वीकार करते हैं तो ये फाइन जो है वो कोर्ट में जमा कर दे, और वो फाइन जो है मजिस्ट्रेट बगैर एक्यूज जो है बगैर कोर्ट में प्रेजेंट होते बाई मैसेंजर और बाई पोस्ट के द्वारा वो दोनों चीजें कर देता है, प्लीड गिल्ट स्वीकार कर लेता है और स्पेसिफाइड फाइन जो है वो कोर्ट में जमा कर देता है। एक बात। दूसरी बात कहा गया है कि जो प्ली गिल्ट स्वीकार किया है, अगर मजिस्ट्रेट अपने डिस्क्रिप्शन से उसके आधार पर उसे प्लीड गिल्ट करेगा, वो यानी कि उसे कन्विक्ट करेगा और साथ ही साथ फाइन जो है वो लगाएगा। वो फाइन, एक फाइन वो ऑलरेडी ऊपर दे चुका है समन में जो स्पेसिफाइड फाइन है, और दूसरा जब सजा होने के बाद कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन से जो फाइन लगा रहा है, यानी मान लीजिए कि सब क्लास 1 में मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का समन केसेस में मजिस्ट्रेट को पावर है कि 5,000 तक का वो फाइन लगा सकता है। मान लीजिए मैक्सिमम 4,000 का फाइन मजिस्ट्रेट 276 क्लास 1 में ये कहा है कि 4,000 का फाइन समन में मेंशन कर दिया है कि अगर आप प्ली गिल्ट स्वीकार करते तो 4,000 रुपये वो कोर्ट में जमा कर दे। बाई पोस्ट या बाई मैसेंजर जो है प्लीड गिल्ट स्वीकार करके एक्यूज जो है वो अमाउंट कोर्ट में जमा कर देता है। सेक्शन 2 में कहा गया है कि जैसे ही प्लीड गिल्ट का लेटर मिलेगा कोर्ट उसे कन्विक्ट करेगा और फिर जैसा चाहे उसे फाइन लगा सकता है। मान लीजिए 2,000 का फाइन लगाता है तो जो 4,000 रुपये ऑलरेडी दे चुका है तो 2,000 रुपये एडजस्ट कर जो है वो तो 2,000 रुपये जो है एक्यूज को वो वापस कर दिया जाएगा। तो यही बात किया गया है। दूसरा कहा गया है कि अगर वो खुद कोर्ट में प्रेजेंट ना होकर अपने वकील के माध्यम से वो प्लीड गिल्ट स्वीकार करता है तो ऐसी स्थिति में वकील अगर कोर्ट प्रेजेंट होता है, प्लीड गिल्ट स्वीकार करता है अपने एक्यूज के बिहाफ पर, तो जैसे कोर्ट भरसक प्रयास करेगी कि एक एडवोकेट ने जो वर्बेटम जो कहा है प्लीड गिल्ट का वही वर्बेटम उसे रिकॉर्ड करेगी और कन्विक्ट करके एक्यूज जो है वो जैसा चाहे सेंटेंस या फाइन जो है वो दे सकती है। ये सेक्शन 276 में कहा गया है। यानी कि 276 को देखें तो 276 में कहा गया है कि जो पीटी ऑफेंसेस हैं, पीटी ऑफेंसेस अगर कहा जाए जो मेजर है ये पीटी ऑफेंस कहेंगे किसे। सेक्शन समन केसेस में पीटी ऑफेंस का मतलब होता है कि ऐसे अफेंस जो बीएनएसएस में जो सारे अफेंस जहां पर डिस्क्राइब किए गए हैं और जहां की मैक्सिमम 5,000 रुपए तक का मैक्सिमम फाइन लगाया जा सकता है, वो सारे ऑफेंस जो है पीटी ऑफेंसेस के श्रेणी में आते हैं। यानी कि इम्प्रिजनमेंट नहीं होगा बल्कि फाइन 5,000 रुपए तक के जितने भी ऑफेंस हैं वो सारे पीटी ऑफेंसेस की श्रेणी में आते हैं। तो 276 में कहा गया कि पीटी ऑफेंसेस होगा तो कोर्ट में बगैर एक्यूज को प्रेजेंट हुए वो फाइन अगर जमा कर देता है तो कोर्ट उसको रिलीज कर देगी। 277 में यहाँ बात की गई है कि प्रोसीजर वेन नॉट कन्विक्टेड, जब जो है 276 में कोर्ट जो है अगर कन्विक्शन नहीं कर सकती है तो कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करेगी। If the magistrate does not convict the accused under section 275 और 276, यानी 275 में प्ली ऑफ गिल्टी के आधार पर अगर मजिस्ट्रेट एक्यूज को गिल्ट नहीं कर रहा है या फिर 276 में अगर वो कन्विक्ट नहीं कर रहा है मजिस्ट्रेट, देन द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू हियर द प्रोसिक्यूशन। तब ऐसी स्थिति में मजिस्ट्रेट जो है वो प्रोसिक्यूशन को जो है वो सुनेगा, उसको वो बोलेगा कि अपने सारे विटनेसेस को प्रेजेंट करें एज सच एविडेंस एज मे बी प्रोड्यूस इन द सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन एंड आल्सो टू हियर द एक्यूज टू टेक ऑल सच एविडेंस एज ही प्रोड्यूस इन हिज डिफेंस।
अगर 277 में दोस्तों कहा गया है कि अगर यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने एक्यूज को 275 टू 276 के आधार पर कन्विक्शन नहीं किया है तो ऐसी स्थिति में एक्यूज प्ली गिल्ट स्वीकार नहीं करता है, तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ट्रायल को आगे बढ़ाते हुए प्रोसिक्यूशन के साइड को एविडेंस लेने के लिए और फिर उसको डेट फिक्स करेगा। फिर डेट को प्रोसिक्यूशन के सारे एविडेंस को लेगा और विटनेस को एग्जामिनेशन करेगा, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, चीफ एग्जामिनेशन, फिर री एग्जामिनेशन करेगा। उसके बाद जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्यूज के विटनेस को बुलाएगा, उसका भी क्रॉस एग्जामिनेशन या एग्जामिनेशन इन चीफ क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन करेगा और उसके बाद जो है जो भी डिफेंस में सारे एविडेंसेस एक्यूज देता है वो सारे एविडेंस को रिकॉर्ड करेगा। और उसके बाद 277 के सब क्लास 2 में कहा गया है द मजिस्ट्रेट में इफ think fit on the application of the prosecution or accused issue a summon to any witness directing him to attend or the produce any document or other things। जैसे कि हमने वारंट केसेस में भी देखा था कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर उचित समझता है तो प्रोसिक्यूशन की एप्लीकेशन देने पर या एक्यूज की एप्लीकेशन देने पर जो है किसी भी विटनेस को कोर्ट को में किसी भी विटनेस को समन करके वो निर्देश कर सकता है कि वो पर्टिकुलर डेट को उपस्थित रहे या अपने एग्जामिनेशन करना अपने एग्जामिनेशन कराने के लिए या फिर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट या अदर थिंग्स है तो उसको वो कोर्ट में प्रोड्यूस करे। ये सेक्शन 276 का सब क्लॉज 2A कहता है। 276 का सब क्लॉज 3 में बात की गई है द मजिस्ट्रेट में बिफोर द समनिंग एनी विटनेस ऑन सच एप्लीकेशन रिक्वायर दैट द रीजनेबल expenses of the witness incurred in equiting for the purpose of the trial be deposited in the court। यहाँ पर बात की गई है जिस भी विटनेस को प्रोसिक्यूशन या डिफेंस बुला रहा है ये जरूरी है कि कोर्ट ये इंश्योर करेगा कि जो विटनेस कोर्ट में आ रहा है एग्जामिनेशन गवाही देने के लिए उस विटनेस को आने जाने का जो भत्ता जो है आने जाने का जो फेयर होगा आने जाने का जो भी एक लमसम अमाउंट होगा वो उस व्यक्ति से डिपॉजिट कराएगी। यानी अगर प्रोसिक्यूशन अपने विटनेस को बुलाना चाहता है प्रोसिक्यूशन उस विटनेस को बुलाना चाहता है तो प्रोसिक्यूशन साइड से और अगर डिफेंस अपने विटनेस को बुलाना चाहता है तो डिफेंस साइड जो भी पक्षकार बुलाना चाहेगा उस पक्षकार से कहेगी कि पहले कोर्ट में फीस डिपॉजिट कर दीजिए तभी कोर्ट जो है उस विटनेस को बुलाएगी। यदि वो फीस डिपॉजिट नहीं करता है आने जाने का तो फिर ऐसे स्थिति में कोर्ट उस विटनेस को नहीं भी बुला सकती है। अब ये सेक्शन 278 टॉक्स अबाउट द एक्विटल और कन्विक्शन। इफ द मजिस्ट्रेट अपॉन टेकिंग द एविडेंस रेफर्ड to in section 277 and such further evidence if any as he may on of his own motion cause to be produced find the accused not guilty he shall record on order of acquittal। यानी कि अगर आप देखें 278 में दोस्तों तो एक्विटल और कन्विक्शन की बात की गई है। यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट 277 में सारे एविडेंस और विटनेस को एग्जामिन करने के बाद प्रोसिक्यूशन और एक्यूज दोनों के विटनेस को एग्जामिन करने के बाद और आगे भी कोई अगर एविडेंस अगर उसको लेना उचित समझता है वो लेने के पश्चात अल्टीमेटली जो है वो खुद के मोशन से भी विटनेस ले सकता है या उसे प्रोड्यूस करने के लिए बात पाता है। यानी कि कोई भी किसी व्यक्ति को डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के बाद उसे कोर्ट को लगता है कि एक्यूज गिल्टी नहीं है तो फिर वो एक्विटल का ऑर्डर जो है वो दे सकती है रीजन रिकॉर्ड करके क्यों उसके छोड़ा जा रहा है। सेक्शन 2 में कहा गया 278 के सेक्शन क्लास में वेयर द मजिस्ट्रेट डज नॉट प्रोसीड इन अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 364 और सेक्शन 401 he shall if he find the accused guilty pass sentence upon him according to law। यहाँ पर बात की गई है कि जहां पर एक्यूज 267 दो सेक्शन की बात की गई है दोस्तों 364 और 401। 364 में बात की गई है प्रोसीजर व्हेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास सेंटेंस सफिशिएंटली सेवियर और फिर 401 में बात की गई है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑन ग्राउंड गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशिंग। यानी कि अगर एक्यूज जो है अगर 278 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि अगर एक्यूज को जो है 364 जहां पर बात की गई प्रोसीजर व्हेन जुडिशियल मजिस्ट्रेट कैन नॉट पास रिलीज ऑन प्रोबेशन सेंटेंस सफिशिएंटली और सेक्शन 401 में बात की गई है ऑर्डर टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट और आफ्टर एडमोनिशिंग का कोई रिबेट यानी ये दोनों में रिबेट की बात की गई एक्यूज को
364 में भी रिबेट की बात की है, 401 में भी कहा गया है कि या तो एडमोनिशन देकर न छोड़ा जा रहा हो या फिर गुड बिहेवियर के आधार पर उसको छोड़ना न जा रहा हो, कंडक्ट के आधार पर न छोड़ा जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में ही शेयर इफ यू फाइंड एक्यूज्ड गिल्टी पास सेंटेंस अपॉन हिम अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास अधिकार है कि उसे कन्विक्शन के बाद सेंटेंस पर फाइनल हियरिंग जो है वो विधि के अनुसार जो है वो सजा दे सकता है। यानी कि अगर 264 और 401 में नहीं छोड़ रहा है तो जैसे भी जो भी अकॉर्डिंग टू लॉ जो है उसे कोई भी सजा मजिस्ट्रेट दे सकता है। 278 के सब क्लॉज 3 में कहा गया मजिस्ट्रेट में अंडर सेक्शन 275 और अंडर सेक्शन 278 convict the accused of any offence tribal under this chapter which from the fact admitted or proved he appeared to have committed whatever may be the nature of the complaint of someone if the magistrate is satisfied that the accused would not be prejudiced thereby। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 278 के सब क्लॉज 3 में कहा गया कि यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को धारा 375 के आधार पर किसी एक्यूज को कन्विक्ट कर दिया है या 278 के आधार पर कन्विक्ट कर दिया गया है, इस अध्याय के किसी भी ऑफेंस के मामले में जहां फैक्ट और एविडेंस के प्रूफ होने पर उसे गिल्ट करार किया गया है, चाहे वो कंप्लेंट या तो समन का नेचर का कुछ भी रहा हो, यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है तो एक्यूज जो है को फिर जुडिस होने का सवाल ही नहीं पड़ा था। नहीं कि साफ साफ ये कहा गया है कि अगर 275 या 278 के अंतर्गत अगर एक्यूज को कन्विक्ट किया जा रहा है और उसके वो कन्विक्शन के लिए उसके प्रॉपर फैक्ट एडमिटेड या जो फैक्ट है वो प्रूव हो चुका है तो उसके अकॉर्डिंग जो है वो चाहे वो समन मामला हो चाहे वारंट मामला हो, वो जो कन्विक्शन जो है वो ये नहीं कहा जाएगा कि प्रिजुडिस होने के आधार पर किया गया है, क्योंकि एक्यूज के पास प्रॉपर एविडेंसेस हो रहा है तभी वो कन्विक्ट किया जा रहा है अकॉर्डिंग टू द लॉ। Now section 279 talks about the non-appearance or death of complainant, यानी एक्यूज अपियर नहीं होता है या फिर डेथ ऑफ कंप्लेनेंट। इफ द समन हैज बीन इशूड ऑन कंप्लेंट, यानी कंप्लेंट के आधार पर समन इशू कर दिया गया है एंड ऑन द डेट अपॉइंटेड फॉर द अपीयरेंस ऑफ द एक्यूज, और जिस दिन एक्यूज को अपियर होना है उस डेट को फिक्स कर दिया गया है, और एनी डेट सब्सिक्वेंट और किसी अन्य डेट को टू विच द हियरिंग में बी adjourned, the complainant doesn't appear, the magistrate shall, after giving 30-day time to the complainant to be present, notwithstanding anything herein before contained, acquit the accused unless some reason for think fit proper to adjourn the hearing of the case to some other days। दोस्तों इसे ध्यान से सुनिएगा। यदि किसी कंप्लेनेंट के कंप्लेंट के आधार पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने कोई समन इशू कर दिया है और उसने कोई ऐसा क्राइम कमिट किया है जिसकी सजा 2 साल से कम है, उस ऑफेंस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट समन भेजा और प्लीड गिल्ट के बारे में पूछा, एक्यूज ने प्लीड गिल्ट कर दिया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने प्रोसिक्यूशन और एविडेंस के विटनेस के लिए डेट फिक्स करता है, लेकिन जिस दिन प्रोसिक्यूशन का डेट फिक्स किया जाता है उस दिन कंप्लेंट उपस्थित नहीं होता है, तो फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो अपने चाहे तो उसे एक्यूज को उसी आधार पर रिलीज कर दे कि वो प्रेजेंट नहीं हुआ, या फिर उसे नियम है कि आगामी 30 दिनों के भीतर उपस्थित होने के लिए वो समय दे सकता है। यानी 30 डेज का जो है वो समय मजिस्ट्रेट जो है कंप्लेनेंट को दे देगा कि 30 दिनों के भीतर आप कोर्ट में उपस्थित होइए और अपने ट्रायल को जो है वो आगे बढ़ाइए। लेकिन अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि 30 दिन का टाइम नहीं देना चाहिए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है बगैर टाइम दिए भी कोर्ट को बगैर टाइम दिए भी एक्यूज को जो है वो रिलीज कर सकता है। यानी बात किया गया नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर कंटेन, यानी कि समय देना चाहिए, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि समय नहीं देना चाहिए तो बगैर समय दिए वो एक्यूज को जो बगैर समय दिए जो है वो एक्यूज को जो है वो रिलीज कर देगा। अगर कोर्ट यानी कि कंप्लेनेंट का कोर्ट में प्रस्तुत होना जरूरी है, नहीं होगा तो 30 दिन का समय देगा, और 30 दिन के भीतर भी अगर प्रस्तुत नहीं होता है तो वो कारण बताते हुए वो जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट एक्यूज को रिलीज कर देगा। प्रोवाइडेड क्लॉज में कहा गया है वेयर द कंप्लेनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एडवोकेट और बाय द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन और वेदर द मजिस्ट्रेट इज ऑफ द ओपिनियन दैट द personal attendance of the complainant is not necessary, the magistrate may dispense with his attendance and proceed the case। प्रोवाइडेड में क्लॉज में कहा गया दोस्तों कि जहां कंप्लेनेंट को उसका एडवोकेट रिप्रेजेंट कर रहा है
और जहां जुडिशियल मजिस्ट्रेट की ओपिनियन में कंप्लेनेंट की पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, तो ऐसी दिशा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो कंप्लेनेंट के अटेंडेंस को डिस्पेंस करते हुए केस को आगे प्रोसीड कर सकता है। यानी सेक्शन प्रोवाइडेड में कहा गया है कि अगर वकील के माध्यम से वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसी स्थिति में पर्सनल अटेंडेंस की जरूरत नहीं है, वो ट्रायल जो है वो आगे बढ़ाया जा सकता है। 279 का क्लास 2 कहता है द प्रोविजन ऑफ द सबसेक्शन 1 shall so far as may be applied also the cases where the non appearance of the complainant is due to his death। सेक्शन सबसेक्शन 1 के प्रावधान जहां तक संभव है यदि कंप्लेनेंट की डेथ हो जाती है तो वहां भी यही प्रावधान को जो है वो फॉलो किया जाएगा। अब आइए सेक्शन 280 विड्रॉल ऑफ कंप्लेंट। इफ अ कंप्लेनेंट यदि कोई शिकायत करता एट एनी टाइम बिफोर ए फाइनल ऑर्डर, यानी कि जजमेंट के दिन जजमेंट देने से पहले, यानी अगर कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट फाइल किया है और ट्रायल चल रहा है और अभी जजमेंट नहीं आया है, final order is passed in any case under this chapter satisfies the magistrate that there are sufficient ground for permitting him to withdraw his complaint against the accused, or if there are more than one accused against all or any of them, the magistrate may permit him to withdraw the same and shall thereupon acquit the accused against whom the complaint is so withdrawn। दोस्तों यहाँ बात की गई है कब और किस परिस्थितियों में कोई भी कंप्लेंट जो है वो विड्रॉ किया जा सकता है। यहाँ पर 280 में कहा गया है कि यदि कंप्लेनेंट ने कोई कंप्लेंट कोर्ट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सीजीएम या अगर हाई कोर्ट ऑथराइज करे तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के समक्ष कोई कंप्लेंट लगाया है और फाइनल ऑर्डर अभी नहीं आया है, तो इस अध्याय के अंतर्गत किसी भी मामले में जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर यदि सेटिस्फाई कर दे कि वो अपने केस को वापस लेना, यानी कंप्लेनेंट सेटिस्फाई कर दे कि वो अपने केस को वापस लेना चाहता है और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि सफिशिएंट ग्राउंड है कि वो एक्यूज के खिलाफ किए गए कंप्लेंट को वापस लेने की परमिशन दी जाए, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है केस को विड्रॉ करने की परमिशन दे सकता है। एक एक्यूज है तो उसे अगर वो उसके खिलाफ या एक से ज़्यादा एक्यूज है तो किसी भी एक्यूज के खिलाफ अगर कंप्लेनेंट को लगता है कि केस वापस दिया जाए तो वो वापस अगर मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई है तो उसे वापस लेने की इजाज़त दे देगा और कह सकता है। यदि फाइनल जजमेंट आने से पहले जुडिशियल मजिस्ट्रेट की परमिशन से कंप्लेनेंट अपना केस विड्रॉ कर लेता है तो ऐसी स्थिति में कोर्ट द्वारा जो है एक्यूज पर्सन का एक्विटल माना जाएगा, यानी कि ट्रायल के बाद उसे एक्विट किया गया ऐसा मान लिया जाएगा। अगर बीच में भी कभी ट्रायल के बीच में भी कभी कंप्लेनेंट अपने केस को वापस लेता है तो उसे डिस्चार्ज नहीं बल्कि एक्विटल माना जाएगा। अब आइए 281 टॉक्स अबाउट द पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग इन सर्टेन केसेस। कुछ परिस्थितियों में कब और किस परिस्थितियों में जो है कोर्ट को पावर है, यहाँ तो केस को विड्रॉ किया जा रहा है, यहाँ पर केस की सारी प्रोसीडिंग को स्टॉप करने का प्रावधान है। In any summon cases instituted other than upon the complaint, a magistrate of the first class or with the previous sanction of the chief judicial magistrate, any other judicial magistrate may for reason to be recorded by him stop the proceeding at any stage without pronouncing any judgment, and where such stoppage of the proceeding is made after the evidence of the principal witness has been recorded, pronounce a judgment of acquittal, and in any other case release the accused, and such release shall have the effect of discharge। दोस्तों से ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई भी समन केस इंस्टीट्यूटेड किया गया है अदरवाइज देन अपॉन कंप्लेनेंट के अतिरिक्त, यानी कंप्लेंट केस नहीं आया है, अर्थात या तो इंफॉर्मेशन के आधार पर केस लाया गया है या सो मोटो कॉग्निजेंस कोर्ट के द्वारा लिया गया है, तो ऐसी स्थिति में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लॉज विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एनी अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट रीजन टू बी रिकॉर्ड, रीजन को रिकॉर्ड करने के बाद किसी मामले की प्रोसीडिंग को जो है वो स्टॉप कर सारी प्रोसीडिंग को स्टॉप कर सकता है। लेकिन प्रोसीडिंग को जजमेंट आने से पहले स्टॉप किया जाता है, जजमेंट आने के बाद प्रोसीडिंग स्टॉप नहीं होगी, क्योंकि यह जो ट्रायल स्टॉप किया गया है यदि वो प्रिंसिपल विटनेस के, यहाँ पर दो चीज़ें बात की गई है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है पीसीजे के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहा गया है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट
के परमिशन के बाद कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास जो है तो कभी भी किसी भी केस को जो समन केसेस है उसकी प्रोसीडिंग को जो स्टॉप कर सकता है। यहाँ पर इसके दो परिस्थितियां बनती है कि अगर प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंस से पहले स्टॉप किया गया है, यानी कहा गया कि किसी भी ट्रायल के किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग को स्टॉप किया, जजमेंट आने से पहले किसी भी प्रोसीडिंग पर किसी भी स्टेज पर प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जा सकता है। मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल विटनेस है उसके एविडेंस को से पहले अगर केस को स्टॉप किया गया है, यानी प्रोसिक्यूशन का प्रिंसिपल विटनेस अभी अब गवाही नहीं दिया है, तो ऐसे मामले में अगर एक्यूज के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं कोर्ट उसे डिस्चार्ज कर देगा। यानी कि प्रिंसिपल विटनेस आने से पहले ही अगर कोर्ट को पहले प्रिंसिपल विटनेस से गवाही दी ही नहीं है और ऐसे स्थिति में अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के परमिशन से प्रोसीडिंग को स्टॉप किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में एक्यूज को जो है वो डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन अगर प्रोसिक्यूशन के विटनेस को यहाँ पर डिस्चार्ज माना जाएगा, लेकिन यदि प्रोसिक्यूशन के प्रिंसिपल विटनेस के एविडेंस रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, उसका एग्जामिनेशन हो चुका है और उसके गवाही देने के बाद और जजमेंट आने से पहले कभी भी सीजीएम की प्रायर सैंक्शन से अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रोसीडिंग को स्टॉप कर रहा है तो ऐसी स्थिति में एक्यूज का जो है वो एक्विटल माना जाएगा। यानी प्रिंसिपल विटनेस जो है वो पैरामीटर है, अगर प्रिंसिपल विटनेस का एविडेंस नहीं हुआ है तब प्रोसीडिंग स्टॉप हुई है तो एक्यूज डिस्चार्ज माना जाएगा और प्रिंसिपल विटनेस के एग्जामिनेशन के बाद यानी गवाही देने के बाद अगर जजमेंट आने से पहले अगर कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टॉप कर दी गई है तो ऐसी स्थिति में एक्यूज का जो है वो एक्विटल माना जाएगा। अब दोस्तों ये लास्ट सेक्शन है पावर टू कोर्ट टू कन्वर्ट समन केसेस इनटू द वारंट केसेस। कब और किन परिस्थितियों में एक समन केस जो है वारंट केसेस में बदला जा सकता है। When in the course of the final trial a summon case related to an offence punishable with the imprisonment for a term of exceeding 6 months, it appeared to the magistrate that in the interest of the justice the offence should be tried in accordance with the procedure for the trial of warrant cases. Such magistrate may proceed to rehear the case and may recall any witness who may have been examined। दोस्तों यह स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि जहाँ पर कोई वारंट जहाँ पर भी कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट किसी समान मामले का ट्रायल कर रहा है, मान लीजिए किसी समान मामले का ट्रायल कोई जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास या जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर रहा है और समन केसेस में पनिशमेंट जो है मैक्सिमम 2 साल तक की दी जा सकती है। यानी मैं पहले जैसे ही मैंने स्टार्ट किया था वो बताया था कि वो सारे केसेस जो 2 साल से ज़्यादा के पनिशमेंट के हैं वो वारंट केसेस ट्रीट किए जाते हैं और 2 साल अप टू द 2 साल या 2 साल से कम के सारे केसेस जो है वो समन केसेस के ट्रायल के अंतर्गत ट्रीट किए जाते हैं। तो अगर जहाँ पर की पनिशमेंट 2 साल तक है लेकिन जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लगता है कि केस ऐसा है जिसमें 6 महीने से ज़्यादा की पनिशमेंट है, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जो पनिशमेंट की मात्रा है वो 6 साल से ज़्यादा की है 6 महीने के ज़्यादा की है, तो ऐसे केसेस को वारंट ट्रायल की तरह तो ऐसे केसेस को वारंट केसेस की तरह ट्रायल किया जाना चाहिए। तो ऐसे मामले में 282 में कहा गया है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट समन केसेस को जो है जो ट्रायल कर रहा है उस केस को वारंट केस की तरह ट्रायल करना प्रारंभ कर देंगे। यानी कि पैरामीटर ये है कि अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि जिस केसेस को वो हियरिंग कर रहा है उसमें सजा जो है वो 6 महीने की ज़्यादा की है तो ऐसी स्थिति में जो है मजिस्ट्रेट जो है उस समन केसेस को वारंट केसेस की तरह जो है वो चाहता है ट्रायल करना तो वो कर सकता है। और ऐसी स्थिति में अगर ऐसा वो कर रहा है तो जिस विटनेस का पहले एग्जामिनेशन कर लिया गया है उसका पुनः री एग्जामिनेशन किया जाएगा और उसे यानी केस को इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस जो है फिर से रीहेयर किया जाएगा। यानी कि पहले वो समन ट्रायल चल रहा था अब वो वारंट के ट्रायल की तरह केस जो है वो चलने लगेगा। तो दोस्तों ये 274 से लेकर 282 तक के जो सारे सेक्शन थे वो समन केसेस के संबंध में थे। अगर आप लास्ट देखें इसमें व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द समन एंड वारंट केसेस, तो ये 3-4 डिफरेंस जो है 5-6 डिफरेंस जो है मैं आपको यहाँ पर स्टेट कर रहा हूँ। पहला है समन केसेस में केवल एक ही प्रोसीजर फॉलो होता है, जबकि जब समन ट्रायल में जो है केवल एक ही प्रोसीजर फॉलो होता है, जबकि वारंट ट्रायल में जो है वो ट्रायल चलाने के 2 प्रोसीजर बताए गए। पहला है वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन द पुलिस रिपोर्ट और दूसरा है वारंट ट्रायल जो इंस्टीट्यूटेड ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कंप्लेनेंट। दूसरा है समन केसेस में चार्ज फ्रेम नहीं किया जाता है जबकि वारंट केसेस में मैंडेटरी है चार्ज फ्रेम करना।
तीसरा दोस्तों है नो प्रोविजन फॉर प्रीवियस कन्विक्शन, यानी कि अगर हमने वारंट केसेस में देखा था कि प्रीवियस कन्विक्शन के आधार पर जो है उसकी सजा की मात्रा को बढ़ाई जा सकती है, लेकिन समन केसेस में ऐसी बातें नहीं की गई है। फोर्थ है समन केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड अदर जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है हैज पावर टू स्टॉप ट्रायल को स्टॉप कर सकता है। मैंने यहाँ बताया था पावर टू स्टॉप प्रोसीडिंग्स, बट द अंडर द वारंट केसेस एक बार अगर केसेस प्रारंभ हो गया है तो फिर उसको स्टॉप नहीं किया सकता है। पांचवा अगर आप डिफरेंस देखें तो समन केसेस में एग्जाम्पशन जो है एक्यूज अंडर सेक्शन 251A is not mandatory, but in warrant cases exemption of accused under section 351AA is mandatory. लास्ट है सेक्शन समन केसेस में जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो वारंट केसेस में कन्वर्ट कर सकता है, लेकिन वारंट केसेस को जुडिशियल मजिस्ट्रेट कभी भी जो है वो समन केसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। तो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन द समन केसेस एंड द वारंट केसेस। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारे जो जितने भी सारे जो प्रोविजंस हैं समन ट्रायल के, आई थिंक दैट यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।